हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा इंटेंस और हार्ट ब्रेकिंग रोमांटिक ड्रामा। इस कहानी का मेल लीड एक बहुत ही ऑब्सेसिव सीईओ है जिसका प्यार नफरत और जुनून में बदल चुका है, और हमारी फीमेल लीड एक बेबस डांसर है जो उसे बचाने के लिए खुद को उसकी नज़रों में गिरा देती है। 5 साल की जुदाई, हजारों गलतफहमियां और नफरत की वो आग जो सब कुछ राख करने की ताकत रखती है। क्या होगा जब ये दोनों फिर से आमने सामने आएंगे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर आपको रुलाएगा भी, तड़पाएगा भी, और आखिर में ये यकीन भी दिलाएगा कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। क्या आप तैयार हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर की सवारी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शॉकिंग सीन से। हम देखते हैं जियांग को, जो अपनी दीवानगी में पूरी तरह पागल हो चुका है। वो जबरदस्ती अमू को घसीटते हुए अपनी कार तक ले जाता है। अमू चिल्लाती है, जियांग मुझे छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन जियांग के सिर पर खून सवार है। वो अपनी टाई खोलता है और बेरहमी से अमू के हाथ बांध देता है। वो गरजते हुए कहता है, अमू तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। अमू डर के मारे कांपते हुए पूछती है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो बिलखते हुए कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। तब जियांग अपनी कार के पास ही घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे अब हे खानदान की कोई इज्जत या पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और तरफ साफ नजर आ रही होती है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए चलते हैं 5 साल पीछे। 5 साल पहले अमू एक बहुत बड़ी डांसर बनने का सपना देख रही होती है। वो अपने फेवरेट स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। तभी जियांग वहां फूलों और रिंग के साथ उसे प्रपोज करने पहुंचता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, अमू इस परफॉर्मेंस का कब से इंतजार कर रही थी। मैं आज उसे उसके फेवरेट स्टेज पर प्रपोज करूंगा, वो बहुत खुश होगी ना। तभी वहां फैंस की भीड़ आ जाती है। लोग चिल्लाते हैं, टीचर शेन, हम आपके फैन हैं, क्या हम फोटो ले सकते हैं? भीड़ इतनी बढ़ा जाती है कि जियांग नीचे गिर जाता है और लोग उसे कुचलने लगते हैं। उसकी हालत खराब हो जाती है, पर वो अपनी रिंग को सीने से लगा लेता है और कहता है, मेरी रिंग ठीक है, ये टूटी नहीं है। दूर खड़ी अमू ने जब ये नोटिस किया, वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, अमू बधाई हो, तुम आखिरकार अपने फेवरेट स्टेज पर खड़ी हो। तब अमू अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जियांग की तो मानो एक पल में दुनिया ही उजड़ गई हो। तभी एक आदमी वहां आता है, तो अमू उसे और ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है और मैं तुम जैसे बीमार लड़के का बोझ नहीं उठा सकती। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियांग को दिल की बीमारी थी। जियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने प्यार किया था? वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे एक लात मारकर गिरा देता है और चिल्लाता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अमू उस आदमी का हाथ थामकर वहां से चली जाती है और भगवान से दुआ करती है कि वो उसे भूल जाए ताकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर क्या यही वजह है कि उसे अपने प्यार का गला अपने ही हाथों घोंटना पड़ा? सीन शिफ्ट होता है। 5 साल बीत चुके हैं। अमू अपने अनाथ आश्रम की जमीन बचाने के लिए एक पार्टी में जाती है। उसका बस एक ही मकसद है, मिस्टर लियो, जो उसकी अनाथ आश्रम की जमीन खरीदना चाहते हैं, किसी भी हाल में उनके अफेयर की तस्वीरें खींचना ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। वो खुद से वादा करती है, 5 साल पहले मैंने अपना सबसे कीमती इंसान खो दिया, लेकिन इस बार मैं अपने घर को बचाकर रहूंगी। तभी वहां जियांग की एंट्री होती है, जो अब पूरे शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है। उसे देखकर अमू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लोग जियांग की चापलूसी करते हैं और अमू को भी उसे ग्रीट करने को कहते हैं। पर जियांग अमू को देख पूछता है, क्या ये लड़की यहाँ फेवर मांगने आई है? उसे याद आता है, 5 साल पहले अमू ने उसे कितनी बेरहमी से छोड़ दिया था, ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए थी, क्योंकि तुम हे परिवार के वारिस हो। पर तुमने तो अपनी फैमिली और शानो शौकत ही छोड़ दी। मेरे लिए तुम अब किसी काम के नहीं हो। जियांग अमू को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सबको बताता है कि अमू एक इंटरनेशनल डांसर है। वो कहता है, मिस्टर लियू, आपको पता है ये बहुत अच्छा डांस करती है, क्यों ना ये हम सबके मनोरंजन के लिए एक डांस परफॉर्म करे? पार्टी में मौजूद लोग भेड़ियों की तरह चिल्लाने लगते हैं, बहुत अच्छा सुझाव है,
पोल डांस करो, स्ट्रिपटीज करो, चलो माहौल बनाओ। अमू को याद आता है जब जियांग कहता था, अमू तुम बस अपना ध्यान रखो, अपने सपने पूरे करो, पैसे मैं कमाऊंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अमू रोते हुए कहती है, मैं डांस नहीं कर सकती। जियांग गुस्से में पूछता है, नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती? अमू माफी मांगने के लिए शराब पीने लगती है और पूछती है, मिस्टर जियांग, क्या अब आपका गुस्सा शांत हुआ? अगर नहीं तो मैं और पीऊंगी। पर जियांग का गुस्सा कम नहीं होता। वो उसे झिड़कते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहां से। अमू नम आंखों से सोचती है कि जियांग को इतना कामयाब देखकर मुझे खुशी है। भले ही वो मुझे आज कितनी भी नफरत क्यों न करे, तो मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अगली सुबह अमू अपनी सहेली रुई से मिलने हॉस्पिटल जाती है। रुई अपनी चोट को छुपाते हुए कहती है कि वो बस किसी चीज से टकरा गई थी। अमू कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी रुई कल रात की पार्टी के बारे में पूछती है तो अमू उदास होकर बताती है कि 5 साल बाद कल वो जियांग से टकराई थी। उसी की वजह से उसके सारे प्लान चौपट हो गए। वो कहती है कि जियांग अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, वो पूरी तरह बदल चुका है। रुई उसे दिलासा देती है, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी अमू, और जियांग तो अब एक स्कमबैग बन चुका है जिसके हर रोज नए स्कैंडल्स होते हैं। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी कमरे में डॉक्टर लू जेंग की एंट्री होती है। डॉक्टर लू जैसे ही अमू को देखते हैं, वो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाते। उन्हें पहली नज़र में ही अमू से प्यार हो जाता है। अमू उन्हें कॉल करके बुलाने के लिए थैंक यू बोलती है तो वो अमू से एक मदद मांगते हैं। कहते हैं, मेरी दादी हॉस्पिटल में है और वो कई दिनों से मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हैं। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन सकती हो? रुई तुरंत अपनी दोस्त की तरफ से हाँ कर देती है और कहती है कि अमू के पास बहुत टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमू और लू झिंग दादी से मिलने पहुंचते हैं। अमू अपने हाथों से बनाया हुआ दलिया दादी के लिए लाती है। दादी अमू की सादगी और कुकिंग की बहुत तारीफ करती हैं। तभी अचानक दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजती है। दादी आज कैसा महसूस कर रही हो? अमू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने ही जियांग खड़ा था। लू जेंग दे गर्व से बताता है कि जियांग उसका कजिन है और अमू उसकी गर्लफ्रेंड। जियांग के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है और वो अपनी नफरत जाहिर करते हुए कहता है कि वो अमू को पहले से जानता है क्योंकि कल रात ही ये एक पार्टी में परफॉर्म कर रही थी। दादी जियांग को ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम्हें भी लू जेंग से कुछ सीखना चाहिए और अमू जैसी सुलझी हुई लड़की ढूंढनी चाहिए, न कि उन पालतू औरतों के साथ घूमना चाहिए। जियांग को गुस्सा आता है और वो अपनी जलन छुपाने के लिए वहां जियो नाम की लड़की को बुलाता है। वो दादी से कहता है कि जियो ही उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। अमू को जियो के साथ देखकर बहुत तकलीफ होती है। वो इतनी घबरा जाती है कि उसका हाथ अचानक गर्म दलिये में गिर जाता है और वो जल जाती है। लू जेंग परेशान होकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर अमू बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। वो वॉशरूम में अपना हाथ साफ कर रही होती है और खुद को समझाती है कि जियांग अब खुश है तो उसे भी खुश होना चाहिए। पर तभी अचानक जियांग वॉशरूम के अंदर घुस आता है और अमू को गले से पकड़कर दीवार से लगा देता है। उसकी आंखों में बेइंतहा नफरत और जुनून साफ नजर आ रहा था। वो गरजते हुए कहता है, 5 साल पहले तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया और अब तुम मेरे भाई को फंसा रही हो। क्या तुम्हें हर अमीर मर्द के साथ खेलना पसंद है? अब तो मैं लू जेंग से कहीं ज्यादा अमीर हूं, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? अमू उसे जवाब देती है, मिस्टर जियांग आपकी हैसियत बहुत ऊंची है और मेरे लिए लू जेंग ही काफी है। जियांग का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो अमू को जबरदस्ती किस करने लगता है। अमू चिल्लाती है और पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? जियांग हंसते हुए कहता है कि नाटक मत करो, हमने पहले भी ये सब किया है। तभी बाहर से लू जेंग की आवाज आती है जो अमू को ढूंढ रहा होता है। अमू वहां से निकलने की कोशिश करती है पर जियांग भारी आवाज में कहता है, मत जाओ अमू। अमू उसे आखिरी बार याद दिलाती है, मिस्टर जियांग मैं अब आपके भाई की गर्लफ्रेंड हूं, और वहां से चली जाती है। बाद में लू जेंग अमू का शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक अमू के पास एक कॉल आता है और वो बुरी तरह घबरा जाती है। उसे पता चलता है कि अनाथालय की दादी को किसी ने चोट पहुंचाई है। अमू लू जेंग से कहती है, सॉरी मिस्टर लू जेंग, पर मुझे अभी निकलना होगा। जब वो अनाथालय पहुंचती है तो वहां एक छोटी बच्ची रोते हुए अमू से लिपट जाती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है।
अमू उसे दिलासा देती है और दादी के पास भागती है। दादी कराहते हुए बताती हैं कि कुछ लोग अनाथालय को गिराने आए थे और जब उन्होंने उन्हें रोका तो उन लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। अमू अपने मन में सोचती है कि वो इन मासूम बच्चों को बेघर नहीं होने देगी, चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। वो दादी से कहती है कि आप बच्चों को अंदर ले जाइए, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। अमू को याद आता है कि पिछली बार ब्लैकमेलिंग का प्लान फेल हो गया था, पर इस बार वो हार नहीं सकती। उसी शाम एक होटल के कॉरिडोर में जियांग और जियो साथ चल रहे होते हैं। जियो उसे एक फेक एंगेजमेंट का ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट में डिस्काउंट दूंगी। तभी जियांग की नज़र अमू पर पड़ी जो मिस्टर लियू के कमरे में जा रही थी। ये देखकर जियांग गुस्से से पागल हो जाता है और जियो से कहता है कि तुम खुद फैसला कर लो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो तुरंत अमू के पीछे भागता है। कमरे के अंदर अमू मिस्टर लियू को तस्वीरों के जरिए धमकाती है और कहती है कि अगर तुम अनाथालय का पीछा छोड़ दो तो मैं ये तस्वीरें मिटा दूंगी। मिस्टर लियू चालाकी से उसे चाय पीने को कहता है और बेचारी अमू को पता भी नहीं चलता कि उस चाय में नशीली दवा है। जैसे ही अमू का सिर चकराने लगता है, मिस्टर लियू अपनी औकात पर उतर आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? पिछली बार तो जियांग ने तुम्हें बचा लिया था, पर आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। वो उस पर हमला करता है और अमू बेबसी में चिल्लाती है। तभी अचानक हमारा ऑब्सेसिव हीरो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और मिस्टर लियू को जमीन पर पटक देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि मिस्टर लियू के हाथ हमेशा के लिए अपाहिज कर दिए जाएं। जियांग जब अमू को संभालने आता है तो नशे की हालत में अमू बरबराती है कि शायद मुझे फिर से वही सपना आ रहा है। जियांग तो मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो मुझे बचाने कभी नहीं आएगा। जियांग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहां नशे के असर में अमू बेकाबू होकर उसे पकड़ने लगती है और जियांग भी अपना कंट्रोल खो देता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब अमू की आंख खुलती है तो उसे पिछली रात का सब याद आने लगता है। वो जियांग को फ़ोन पर जियो के साथ अपनी सगाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान करते हुए सुनती है। उसका दिल छलनी हो जाता है और वो आंखें बंद करके लेटी रहती है। जियांग अंदर आकर उसी कमरे में रेडी होता है और फिर कहता है कि मिस शेन, अगर जाग गई हो तो सोने का नाटक बंद करो। अमू उदास होकर पूछती है कि क्या तुम सगाई कर रहे हो? जियांग ताना मारते हुए कहता है कि मिस शेन, आपको दूसरों की बातें सुनने की आदत कब से हो गई? हाँ, मैं सगाई कर रहा हूँ। अमू उसे भारी मन से बधाई देती है। जियांग उसे और भी ज्यादा जलील करते हुए पूछता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि मैं किससे सगाई कर रहा हूँ? अमू कहती है कि ये आपका काम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जियांग पास आकर कहता है कि क्या कल रात जो हुआ उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं? अमू अपने आंसू छुपाते हुए कहती है कि वो बस एक वन नाइट स्टैंड था और मुझे नहीं लगता कि आप इसके लिए मुझसे शादी करेंगे। जियांग बेरहमी से कहता है कि कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। वो उसे अपनी लवर बनने का ऑफर देता है, पर साथ ही कहता है कि उसके लिए तो प्योरिटी चाहिए होती है, पर हम दोनों जानते हैं तुम कितनी प्योर हो। अमू पूछती है, आखिर तुम मुझे और कितना जलील करोगे जियांग? क्या तुम्हारा अब भी मन नहीं भरा? जियांग तब अपना कार्ड निकालता है और कहता है कि लो, मेरे अकाउंट में 1 लाख हैं, क्या एक बार के लिए इतने काफ़ी हैं? अम्मू का दिल पूरी तरह टूट जाता है, पर वो सोचती है कि इसे मुझसे नफरत ही करने दो, शायद यही सही है। तभी कमरे के बाहर झियो चिल्लाती है। जियांग कहता है, चलो अच्छा है कि सही वक्त पर मेरी मंगेतर आ गई, उसे भी तो पता चले कि तुम उसके होने वाले पति को कैसे लुभाती हो। अम्मू उसे रोकती है, पर वो हाथ पकड़कर दरवाज़ा खोल देता है। तीनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जियो हैरान होकर पूछती है कि ये सब क्या है, पर जियांग दीदी सफाई से झूठ बोल देता है कि लू जेंग को कुछ काम था, इसलिए उसने मुझसे इसका ख्याल रखने को कहा था। तभी अमू के पास डांस ग्रुप का फ़ोन आता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना तो यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अमू कहती है कि मैं अभी पहुँच रही हूँ और वहाँ से भागती है। जियो जियांग से कहती है कि मिस शेन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पर जियांग गुस्से में कहता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरफ अमू जब अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी डांस ग्रुप की एक लड़की मैनेजर के साथ आकर उसे जलील करना शुरू कर देती है। क्या ये हमारी महान डांसर मिस शेन नहीं है?
एक अमीर आदमी को फंसाने में फेल होने के बाद वापस आ गई क्या? मुझे लगा था तुम अब किसी रईस के साथ ही रहोगी। अम्मू उनकी बातें सुनकर चुप रहती है और मैनेजर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी कमी हुई है मैं उसे पूरा कर दूंगी। पर मैनेजर बड़ी बेरहमी से उससे उसका हक छीन लेता है और आज की परफॉर्मेंस में लिनिया को लीड डांसर बना देता है और अम्मू को एक सपोर्टिंग डांसर। अम्मू हैरान रह जाती है और कहती है कि हमारे बीच तो लीड डांसर की बात हुई थी, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर मैनेजर लिनिया की कमर में हाथ डालकर साफ कर देता है कि यहाँ क्या चल रहा है। अम्मू समझ जाती है कि इस घटिया इंसान से बहस करना बेकार है और वो हार मानकर सपोर्टिंग डांसर बनने के लिए तैयार हो जाती है। जब डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है तो वहाँ जियांग अपनी मंगेतर ज्यू के साथ पहुंचता है। जियांग का असिस्टेंट और ज्यू भी हैरान रह जाते हैं कि एक इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाली डांसर आज पीछे क्यों नाच रही है। जियांग उसे देखकर मन ही मन तड़प उठता है और सोचता है, शेनवू, तुमने 5 साल पहले मुझे एक बेहतर जिंदगी के लिए छोड़ा था, तो फिर आज तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्या इसी जिंदगी के लिए तुम मुझे छोड़कर गई थी? तभी स्टेज पर लिनिया एक घटिया चाल चलती है और नाचते नाचते जानबूझकर अम्मू को पैर मारकर गिरा देती है। मैनेजर चिल्लाने लगता है कि अम्मू, तुमने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस खराब कर दी। लिनिया भी बोलती है कि अच्छा हुआ तुम लीड डांसर नहीं थी, वरना हमारी नाक कट जाती। जब अम्मू कहती है कि तुमने मुझे गिराया है, तो लिनिया और बाकी सब मिलकर उसे ही गलत साबित कर देते हैं। लिनिया उसे स्टेज से धक्का दे देती है, पर तभी हमारा हीरो बिजली की फुर्ती से आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अम्मू उसे सामने देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियांग बस इतना पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। मैनेजर चिल्लाता रह जाता है, पर तभी असिस्टेंट आकर उसे सबसे बड़ा झटका देता है। वो कहता है कि अब ये डांस ग्रुप जियांग ग्रुप का हिस्सा है और तुम सबको अभी के अभी नौकरी से निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अम्मू को अपने पास बुलाता है और उसे दवा लगाने को कहता है। जब अम्मू दर्द की वजह से सही से मलहम नहीं लगा पाती, तो जियांग उसके हाथ से दवा छीन लेता है और खुद उसके पैर पर लगाने लगता है। तभी उन दोनों को 5 साल पहले का वो हसीन पल याद आता है, जब वो अम्मू के जख्मों पर फूंक मारकर उन्हें चूमता था और कहता था कि अब मेरी जान को दर्द नहीं होगा। पर हकीकत में लौटते ही वो फिर से करवा बन जाता है। वो कहता है, 5 साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। क्या यही वो जिंदगी है जो तुम चाहती थी? अम्मू भी अपने आंसू छुपाकर कहती है कि हाँ, यही वो जिंदगी है जो मुझे पसंद है। वो जियांग को उसकी सगाई की याद दिलाती है तो जियांग भड़क जाता है। वो कहता है कि लियू जियानहुई के आगे गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि तुम मुझसे मदद मांगो। आखिर मैं अब जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम उस अनाथ आश्रम को बचाना चाहती हो ना? अम्मू अपनी दादी और अनाथालय के लिए हार मान लेती है और जियांग के आगे झुककर कहती है, प्रेसिडेंट जियांग, प्लीज मेरी मदद करें। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जियांग उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि मैं अनाथालय की जमीन छोड़ दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना होगा जो 24 घंटे मेरे कॉल पर रहेगी। वो कहता है कि मैं चाहता हूं तुम महसूस करो कि किसी के कंट्रोल में रहना कैसा होता है। बेबस अम्मू उस पर साइन कर देती है। जियांग उसे अपना एड्रेस लिखने को कहता है ताकि वो फिर से उसे धोखा देकर भाग न जाए। आखिर तुमने हमेशा अपने वादे तोड़े ही हैं। जब अम्मू चली जाती है तो जियांग का असिस्टेंट कहता है, सर, आप साफ तौर पर उनकी फिक्र कर रहे हैं, तो फिर हमेशा उनसे कड़वी बातें क्यों करते हैं? पर जियांग कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ अम्मू अपने घर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ये बात बुरी तरह कचोट रही है कि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसकी आंखों में आज उसके लिए सिर्फ नफरत है। पर मासूम अम्मू को ये नहीं पता कि जियांग उसके घर के ठीक बाहर खड़ा है। उसकी आंखों में नफरत सिर्फ एक मुखौटा है, क्योंकि इतने सालों बाद भी वो अम्मू से नफरत करना तो दूर, उसे प्यार करना भी बंद नहीं कर पाया है। अगले दिन जैसे ही अम्मू जियांग के केबिन में पहुंचती है, वो बिना कुछ सोचे उसके सामने एक फाइल फेंक देता है। वो बहुत ही रूखेपन से कहता है कि एक पर्सनल असिस्टेंट के लिए पहला सबक यही है कि वो गिरे हुए डॉक्यूमेंट्स को उठाए। वो उसे कॉफी लाने का हुक्म देता है। अम्मू चुपचाप फाइल उठाती है और वहां से चली जाती है। बाहर ऑफिस के बाकी लोग उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं। कोई कहता है कि मुझे पता था मिस्टर जियांग उसे कभी पसंद नहीं करेंगे, देखो आते ही उसे डांट पड़ गई। कोई शर्त लगाता है कि इसे कुछ ही दिनों में बाहर निकाल दिया जाएगा।
तभी वहां जियो पहुंचती है और अमू से कहती है कि ये कितनी अजीब इत्तेफाक है कि तुम यहाँ काम करने आई हो। अमू उसे साफ कर देती है कि मिस जियो, आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ। जियो जाते जाते उसे जियांग की पसंद बताती है कि उसे गर्म कॉफी पसंद नहीं है, उसे 3 मिनट ठंडा होने देना। अंदर जब जियांग और जियो बात कर रहे होते हैं तब अमू कॉफी लेकर आती है। जियांग एक घूंट पीते ही हैरान रह जाता है और पूछता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी पसंद कभी नहीं बताई, फिर तुम्हें कैसे पता? अमू कहती है कि ये उसे मिस जियो ने बताया है। जियांग कहता है कि मिस शेन, आपके पास वाकई कुछ हुनर है, आपने इतनी जल्दी मेरी पसंद का पता लगा लिया। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और जियो पर भड़कते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें दूसरों के काम में दखल देना अच्छा लगता है? जियो कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम मिस शेन में इंटरेस्टेड हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे पसंद करते हो, बस मेरा मकसद पूरा होना चाहिए। जियांग उसे यकीन दिलाता है कि वो अपनी जुबान का पक्का है और शादी का नाटक वैसे ही चलेगा जैसे तय हुआ है। बाद में जियांग का असिस्टेंट उसके पास अमू की एम्प्लॉयमेंट फाइल लेकर आता है। जियांग पहले तो मना कर देता है, पर फिर उसे वहीं रखने को कहता है। वो उन फाइलों को देखते हुए सोचता है कि पिछले 5 सालों से मैंने जानबूझकर तुम्हारे बारे में सब कुछ अवॉइड किया। जैसे ही वो फाइल खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। सबके जाने के बाद जब अमू उसे ये बताने आती है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है, तब जियांग अचानक उसे अंदर खींचता है। अमू चिल्लाती है कि ये आप क्या कर रहे हैं? जियांग गरजते हुए पूछता है कि अमू, क्या वो आदमी तुम्हारी डांस एकेडमी की 1 साल की ट्यूशन फीस भी नहीं भर सका? अमू समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है, पर जियांग चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि तुमने डांस एकेडमी से ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की। क्या यही वो सुनहरा फ्यूचर है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? क्या उस चेन नाम के लड़के ने तुम्हें धोखा दिया? अमू झूठ बोल देती है कि हाँ, मुझे धोखा मिला और मैं इसी के लायक हूँ। वो रोते हुए कहती है कि मिस्टर जियांग, क्या अब आपको तसल्ली मिली? आप इतने ऊंचे मुकाम पर हैं, फिर मेरे पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं? वो जाने लगती है, पर जियांग उसे रोकता है और हुक्म देता है कि आज रात 7 बजे तुम्हें मेरे साथ एक कॉकटेल पार्टी में चलना होगा। इसके बाद जियांग अपने आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि उस लड़के के बारे में सारी जानकारी निकालो जो 5 साल पहले अमू के साथ था। रात की पार्टी में अमू इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि जियांग उसे देखकर दंग रह जाता है, पर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाकर कहता है कि ये ड्रेस ठीक नहीं है। अमू कहती है कि असिस्टेंट लिन ने इसे तैयार किया है और ये परफेक्ट है। जियांग उसकी स्लीव्स खींचते हुए कहता है कि नहीं, ये असिस्टेंट ने नहीं, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई थी। पार्टी में लोग अमू की खूबसूरती की तारीफ करते हैं और जियांग को लकी कहते हैं। वहां मौजूद लोग अमू को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करते हैं। अमू ये सोचकर पीना शुरू कर देती है कि शायद जियांग यही चाहता है। जियांग सोचता है कि वो मना क्यों नहीं कर रही। जब एक आदमी अमू को एक स्पेशल ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है तो जियांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ड्रिंक उसके हाथ से छीनकर मेज पर फेंक देता है और उस आदमी से कहता है कि तुम खुद इसे क्यों नहीं पीते? वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने एक बूंद भी छोड़ी तो जिस हाथ से तुमने उसे छुआ है मैं वो हाथ काट दूंगा। जियांग वहां से अमू को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। अमू नशे में लड़खड़ा रही होती है। जियांग उसे सीधे खड़े होने कहता है ताकि वो उसे हील्स पहना सके। जब वो उसके सामने घुटनों के बल बैठता है तो अमू को पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे लगता है कि वो अपने पुराने डांस स्टूडियो में है और जियांग उसे नाचते हुए देख रहा है। वो कहती है, जियांग, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, सब कुछ क्यों बदल गया? जियांग पूछता है कि क्या बदल गया? अमू कहती है कि तुम मुझे बुली करते हो जबकि मैं तुमसे। जियांग उसे मजबूती से पकड़ता है और पूछता है कि तुम मुझसे क्या अमू, और तब क्या हुआ था? अमू दर्द में कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। जियांग उसे डांटता है कि अब तुम जिद्दी बन रही हो, वहां उन लोगों को धक्का क्यों नहीं दिया? अमू कहती है कि क्या आप मुझे ऐसा ही नहीं देखना चाहते थे, सबमिसिव और ओबीडियंट, ताकि आप जो चाहें वो करा सकें? जियांग कहता है, अमू, मैं तुम्हें ओबीडियंट नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम रिबेल करो, वैसी ही फियरलेस बनो जैसी तुम पहले हुआ करती थी। अमू रोते हुए कहती है कि नहीं, अगर मैंने बात नहीं मानी तो सब दुखी हो जाएंगे, मुझसे दूर रहो। जब आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? तब जियांग उसे बड़ीदे जुनून के साथ किस करता है और कहता है, अगर इसे नफरत कहते हैं
तो हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अमू को अब ज्यादा होश नहीं था, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके घर ले जाता है। जैसे ही वो उसके घर में कदम रखता है, उसकी नज़र मेज पर रखी उन दोनों की 5 साल पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कैसे अमू के लिए इंतजार करना उसे कभी बुरा नहीं लगता था। वो सोती हुई अमू को देखकर सोचता है कि शेनवू, तुमने ये तस्वीर अब तक क्यों रखी है? आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अगले दिन अमू बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर अनाथालय पहुंचती है। दादी उसे देखकर बहुत खुश होती हैं, पर वो पूछती हैं कि अमू, तुमने इस अनाथालय को आखिर कैसे बचाया? अमू झूठ बोलती है कि उसे एक बहुत ही भला इंसान मिला जिसने उसकी मदद की। दादी को शक होता है, बेटा क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अमू ने तब बताया कि उसने जियांग ग्रुप ज्वाइन किया है और वो बिल्कुल ठीक है। दादी ने पूछा, क्या तुम्हारे कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड का सरनेम भी हे नहीं था? वो कहती हैं कि अगर उस वक्त वो, तभी अचानक वहां जियांग पहुंच जाता है। वो दादी की आधी बात सुन लेता है और पूछता है कि अगर उस वक्त क्या? अमू उसे वहां देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। दादी कहती हैं कि तुम दोनों बातें करो, मैं बच्चों के लिए लंच तैयार करती हूँ। तभी वहां रुई और लू झिंग भी पहुंच जाते हैं। रुई जियांग को वहां देखकर हैरान रह जाती है। लू झिंग अपने भाई को देखकर कहता है कि भाई तुम यहाँ कैसे, और वो भी अमू के साथ? अमू सबको बताती है कि जियांग अब उसका बॉस है और उसने जियांग ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। जियांग बताता है कि हाँ, अमू अब उसकी 2400 घंटे की पर्सनल सेक्रेटरी है। लू झिंग अमू के कान में फुसफुसाता है कि अगर भाई को पता चला कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड हो तो वो पक्का दादी को बता देगा, इसलिए प्लीज मेरी थोड़ी और मदद करो। रुई ये सब देखकर सोचती है कि ये क्या रायता फैल गया है। लू झिंग अमू को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। अम्मू मना करने की कोशिश करती है, पर लू झिंग और रुई के बीच फंसकर वो डिनर के लिए मान जाती है। रात को हम देखते हैं कि जियांग अमू के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम लू झिंग की गर्लफ्रेंड बनकर हे परिवार में कदम नहीं रखोगी। अमू कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और आप मुझे किस हक से बोल रहे हैं? जियांग चिढ़कर कहता है कि कल रात तुम मुझे जियांग बुला रही थी, मेरी टाई पकड़कर खुद के करीब खींच रही थी, और आज मिस्टर हे, तुम कितनी जल्दी बदल जाती हो। अमू कहती है कि वो नशे का असर था, आप ज्यादा मत सोचिए। अमू उसे घर जाने को कहती है, पर जियांग उसे टोकते हुए कहता है कि अमू, तुम्हारे पास अब भी हमारी फोटो है, तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूं, है ना? अमू फिर से झूठ बोल देती है कि नहीं जियांग, वो बस पहली मोहब्बत की एक निशानी है और कुछ नहीं। जियांग का सब्र जवाब दे देता है। वो उसके पीछे अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। अमू खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आखिर में वो हार मान जाती है। जियांग उसके कान में फुसफुसाता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैंने पिछले 5 साल कैसे बिताए हैं? मैंने एक दिन भी तुमसे प्यार करना और तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं किया। बताओ, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? आखिर क्यों? आज भी मैं तुमसे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा? अम्मू उसे धक्का देकर चिल्लाती है कि तुम्हें मुझसे नफरत ही करनी चाहिए जियांग, क्योंकि मैंने तुम्हें तब छोड़ा था जब तुम बीमार और गरीब थे। क्या तुम्हें याद नहीं? जियांग टूटे हुए दिल के साथ पूछता है कि अम्मू, किसी का दिल तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे, और वो वहां से चला जाता है, इस बात से अनजान कि अम्मू का दिल तो पहले ही चकनाचूर हो चुका था। अगले दिन लू झिंग अम्मू को लेने आता है। अम्मू उसे साफ कह देती है कि ये आखिरी बार है जब वो उसकी मदद कर रही है। लू झिंग उसे बताना चाहता था कि वो उसे सोसे एच में डेट करना चाहता है, पर हिम्मत न जुटा पाया। वो जियांग मैंशन पहुंचते हैं, जहां दादी अम्मू को देखते ही उससे गले लगा लेती हैं। जब पता चला कि वो जियांग की असिस्टेंट का काम कर रही है, वो कहने लगी कि काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। अब जियांग को ही देखो ना, कल रात जब वो घर लौटा, शराब के नशे में चलने तक की हिम्मत नहीं थी उस लड़के में। अम्मू ये सुन शॉक्ड हो जाती है। तभी जियांग भी ज्यू के साथ दादी से मिलने पहुंचता है और सबको बताता है कि उन दोनों ने सगाई करने का फैसला किया है। दादी पूछती हैं, पर इतनी जल्दी? तुम दोनों तो अभी अभी मिले हो। वो अम्मू को जलाने के लिए कहता है कि अगर सही इंसान हो तो उसके साथ रिश्ता निभ ही जाता है। दादी सबको गार्डन में घुमाने ले जाती हैं और जियांग के उस मुश्किल वक्त की कहानी सुनाती हैं जब उसके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। वो बताती हैं कि जियांग ने अपनी डांसर गर्लफ्रेंड के लिए अपनी फैमिली तक छोड़ दी थी। लू झिंग ये सब सुनकर हैरान रह जाता है।
अमू की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब दादी बताती हैं कि जब वो लड़की जियांग को छोड़कर गई थी तो वो 3 महीने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था और पूरी तरह टूट गया था। अमू, तुम बिल्कुल उसकी तरह लगती हो। मेरे पास उसकी एक फोटो है, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जियांग उन्हें रोकता है और कहता है कि मैंने उस औरत की हर याद जला दी है। जियू भी वहाँ ये सब सुन रही होती है तो दादी उसे समझाती हैं कि जियांग का पिछला रिश्ता बहुत दर्दनाक था। उम्मीद है तुम उसे दुख नहीं दोगी। डिनर टेबल पर जियांग अपनी नफरत की सारी हदें पार कर देता है। वो अम्मू को मेहमान की जगह अपनी मुलाजिम की तरह ट्रीट करता है और उसे खाना परोसने का हुक्म देता है। लू झेंग भड़क जाता है और कहता है कि तुम अम्मू को निशाना क्यों बना रहे हो? मैं अपनी असिस्टेंट से काम करा रहा हूं, इसमें क्या गलत है? अम्मू माहौल को शांत करने के लिए लू झेंग के हाथ पर अपना हाथ रखती है ताकि वो गुस्सा न करे। लू झेंग के हाथ पर अम्मू का हाथ देखकर जियांग की जलन आग बन जाती है और वो गुस्से में टेबल छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दादी अम्मू को समझाती हैं कि वो जियांग के बर्ताव का बुरा न माने, शायद आज उसका मूड ठीक नहीं है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दादी अम्मू और जियू दोनों को रात भर वहीं रुकने के लिए कह देती हैं। रात के वक्त अम्मू गलती से एक कमरे में घुस जाती है और सोचती है कि क्या यही मेरा कमरा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जियांग का कमरा है। जियांग अभी अभी शावर लेकर बाहर निकला था और अम्मू को वहां देखकर फुसफुसाता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अम्मू उसकी आवाज सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो सीधे जियांग की गोद में जा गिरती है। जियांग उसे अपनी बाहों में कस लेता है और कहता है, तो तुम खुद चलकर मेरी बाहों में आना चाहती थी? अम्मू खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पर जियांग उसे जाने नहीं देता। वो कहता है, कल तुमने मुझे धक्का दिया और आज खुद करीब आ रही हो। तुम वाकई अपनी बात से मुकरने में माहिर हो। तभी जोर से बिजली कड़कती है और अम्मू डर के मारे जियांग को कसकर गले लगा लेती है। अम्मू गिड़गिड़ाती हुए कहती है कि वो सच में गलत कमरे में आ गई थी, पर जियांग का जुनून बढ़ता जा रहा है। वो उसे कुर्सी पर बिठाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? पहले दूर जाती हो फिर पास आती हो। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना आसान हूं? कमरे का माहौल बहुत भारी हो जाता है और जियांग उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। तभी बाहर से लू झेंग दरवाज़ा खटखटाता है। भाई, क्या तुम अंदर हो? जियांग उसे रोकने के लिए चिल्लाता है कि वो अभी शावर लेकर आया है और उसने कपड़े नहीं पहने हैं। लू झेंग बाहर से ही कहता है कि वो आज के अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, पर जियांग को अम्मू के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। जियांग पूछता है, क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? क्या तुम जानते भी हो वो कैसी लड़की है? लू झेंग जवाब देता है कि अम्मू बहुत खूबसूरत और मेहनती है और उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया है। वैसे वो और जियू खराब मौसम की वजह से आज रात यहीं रहने वाली हैं, इसलिए प्लीज़ भाई, अम्मू को और परेशान मत करना। जियांग कहता है, डोंट वरी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। लू झेंग के जाते ही अम्मू बोलती है, देखा, अब यकीन हुआ मेरी बात पर? मैं जानबूझकर तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी। और तभी फिर से बिजली करकती है। जियांग को याद आता है कि अम्मू को बचपन से बिजली से डर लगता है। वो तुरंत उसके कान अपने हाथों से ढक लेता है। अम्मू कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जियांग ताना मारता है कि लू झेंग को तो ये भी नहीं पता कि तुम बिजली से डरती हो। सच में तुम्हारा मर्दों का टेस्ट हमेशा से खराब रहा है, बिल्कुल 5 साल पहले की तरह। अम्मू पलटकर कहती है, क्या उस लिस्ट में आप भी शामिल हैं? और कम से कम लू झेंग आपकी तरह अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर लू झेंग बड़े प्यार से अम्मू को खाना खिला रहा होता है। जियांग ये देखकर गुस्से में वहां से निकलने लगता है। तभी जियू उसकी गर्दन पर खरों के निशान देख लेती है। वो पूछती है कि ये क्या है? जियांग कहता है कि ये बस एक बिल्ली ने किया है। जियू मुस्कुराकर पूछती है, वो बिल्ली पालतू थी या आवारा? अम्मू उन दोनों को साथ देखकर बेचैन हो जाती है और वहां से जल्दी निकल जाती है। तभी जियांग का असिस्टेंट उसके पास एक चौंकाने वाली खबर लेकर आता है। मिस्टर जियांग, हमें उस आदमी का पता चल गया है जिसका नाम झाओ देहाई है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया है कि उसका मिस शेन के साथ कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। अगले दिन जियांग उस आदमी को जबरदस्ती अपने ऑफिस बुलवाता है। अम्मू वहां पहुंचती है और झाओ देहाई को
वहां खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन डर जाती है कि कहीं जियांग को सच न पता चल जाए। जियांग उस आदमी से पूछता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था, सच सच बताओ। वो आदमी घबराकर कहता है, मिस्टर जियांग, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जियांग जब उसे मारने के लिए हाथ उठाता है तो अमू उसे रोक लेती है। जियांग चिल्लाकर उससे पूछता है कि तुम अभी क्या छुपा रही हो, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम नहीं कह सकती। वो अपनी आंखों के इशारे से उस आदमी को समझाती है और फिर से एक दहवा झूठ बोलती है। वो कहती है, ठीक है, अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं झाओ देहाई को डेट कर रही थी और बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया। वो आदमी अमू का इशारा समझकर तुरंत अपनी बात से पलट जाता है और कहता है, हाँ मिस्टर जियांग, मुझे अब याद आया, 5 साल पहले मैं और मिस शेन रिलेशनशिप में थे। हम दोनों अनमैरिड थे तो हमने डेट किया था। जियांग का दिल एक बार फिर टूट जाता है। वो नफरत में उस आदमी को ऑफिस से बाहर फेंकवा देता है और कहता है कि इस शहर में तुम्हारी कंपनी अब कभी नजर नहीं आनी चाहिए। बाद में अमू कार की फ्रंट सीट पर बैठने लगती है, पर जियांग उसे रोक देता है और भारी आवाज में हुक्म देता है, पीछे बैठो। अमू चुपचाप पीछे बैठ तो जाती है, पर वो जियांग से इतनी दूर होकर बैठती है जैसे वो कोई दरिंदा हो। ये फासला जियांग को बर्दाश्त नहीं होता। क्या मैं कोई भेड़िया या जंगली जानवर हूं? क्या तुम मुझसे इतना डरती हो? अमू अपनी नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहती है, मिस्टर जियांग, मैं डर नहीं रही हूं। जियांग उसका हाथ और जोर से जकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, तुम फिर से मुझे मिस्टर जियांग बुला रही हो। अमू, अब हम बच्चे नहीं रहे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। अमू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोचती है, आपके पास मिस जियो है, आपका एक सुनहरा भविष्य है, और मैं बस वही हूं जहां आपने मुझे छोड़ा था। पर जुबान से बस एक ही शब्द निकलता है, आई एम सॉरी। जियांग का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में कार का दरवाजा पटक कर बाहर निकल जाता है और ड्राइवर को उसे घर छोड़ने का ऑर्डर देता है। अगले दिन ऑफिस आने पर अमू को जियांग एक बार भी नहीं दिखाई देता और फिर रात को जियांग का असिस्टेंट अमू को कॉल करके रोते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट जियांग कहीं नहीं मिल रहे हैं और ओल्ड मास्टर जियांग गुस्से से पागल हो रहे हैं। वो सीधे उसी पुराने डांस स्टूडियो पहुंचती है, वही जगह जहां अमू घंटों अपनी प्रैक्टिस करती थी, और जियांग एक कोने में बैठकर उसे बस निहारता रहता था। अंदर का मंजर देखकर अमू की आंखों में आंसू आ जाते। उसे वहां देख पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमू कहती है, सेक्रेटरी लिन आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। अमू उसके हाथ से बियर का कैन छीनने की कोशिश करती है। प्रेसिडेंट जियांग, प्लीज और मत पीजिए। पर जियांग अपनी धुन में मस्त है। जब वो नहीं मानता तो अमू गुस्से और फिक्र में बियर का कैन उसके हाथ से झटक लेती है और खुद उसे गटक जाती है। ये देखकर जियांग पीना बंद कर देता है और कैन को एक तरफ रख देता है। अमू की नजरें उस खाली स्टेज पर पड़ती हैं और वो इमोशनल होकर कहती है कि मैंने इस स्टेज पर बहुत लंबे समय से डांस नहीं किया। वो नशे की हालत में स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर लड़खड़ा जाती है, लेकिन जियांग उसे गिरने से बचा लेता है और फिर पूछता है, 5 साल पहले तो तुम कहती थी कि तुम्हें इंटरनेशनल स्टेज पर जाना है, तो तुमने अपने उस सपने को क्यों छोड़ा था? अमू उसकी नज़रों से नज़रें चुराते हुए कहती है कि हर चीज़ सिर्फ कोशिश करने से नहीं मिल जाती जियांग, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। जियांग का दिल इस जवाब से छलनी हो जाता है। वो अमू के सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है, अमू, मैं हार गया। जब से तुम वापस आई हो, मेरा दिल एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा। क्या हम फिर से? माहौल बहुत भारी हो जाता है जब अमू उसे बीच में ही टोक देती है, दादाजी वापस आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। घर लौटने पर जियांग के दादाजी उस पर चिल्लाने लगे तो जियांग भी चुप नहीं बैठता। दादाजी, आपने मुझे आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया? मैं अब वो 5 साल पुराना जियांग नहीं हूं जिसे आप मैनिपुलेट कर सके। आप मुझे अब और नहीं डरा सकते। तभी दादी बीच बचाव करने आती हैं, पर दादाजी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो नफरत से कहते हैं, 5 साल पहले तुम उस पैसे की लालची औरत के लिए मरने को तैयार थे। जियांग दहाड़ते हुए कहता है, उसके बारे में अब दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। दादाजी पलटकर कहते हैं, तुम एक अनाथालय की डांसर के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। जियांग सन्न रह जाता है। आपको कैसे पता कि वो अनाथालय में पली बड़ी है? और यहीं से शुरू होता है वो दिल दहला देने वाला शॉकिंग फ्लैशबैक। 5 साल पहले जियांग हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था।
अमू एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। तभी एक दिन दादाजी वहां पहुंचते हैं और अमू को उसकी औकात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, जियांग मेरा इकलौता पोता है। तुम्हारी पढ़ाई और खर्चे के लिए वो अपनी आधी टूटी हुई बॉडी के साथ मजदूरी करता रहा और अब उसकी जान पर बन आई है। तुम उसे नीचे गिराने के अलावा कर ही क्या सकती हो? दादाजी उसके सामने एक खौफनाक सौदा रखते हैं। ये पैसे लो और अभी के अभी जियांग की जिंदगी से गायब हो जाओ, वरना तुम्हारी अनाथालय की डायरेक्टर दादी, जो अपनी सर्जरी के पैसों का इंतजार कर रही हैं, और वो मासूम बच्चे जिन्हें वो प्रोटेक्ट करती हैं, तुम्हारी इस मोहब्बत की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। बेचारी अमू के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए उन पैसों को उठाती है, पर अपनी गरिमा नहीं छोड़ती। वो दादाजी की आंखों में देखकर कहती है, इन पैसों को मैं एक कर्ज समझकर ले रही हूं और मैं इन्हें जरूर लौटाऊंगी वापस प्रेजेंट में। ये सारा सच जानकर जियांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो टूटकर बिखर जाता है। वो दादाजी पर चिल्लाता है, तो आपने उसे मजबूर किया, आपने उसे अनाथालय की धमकी दी, जो उसका इकलौता घर था। दादाजी अभी भी उसे लालची कह रहे होते हैं, पर जियांग का गला भराता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं उसे बेवफा समझता रहा, जबकि वो मेरे लिए और उन बच्चों के लिए हर दिन जलील होती रही। जियांग का दुख और सदमा इतना गहरा है कि उसके दिल का दर्द फिर से उभर आता है। वो अपना सीना पकड़कर कराहने लगता है। दादी चीखती हैं, जियांग, जियांग, जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। इस तरफ अमू रात भर जियांग की फिक्र में जागी रहती है। वो उसे मैसेज करती है, क्या तुम ठीक हो? पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक उसके फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है कि जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट जियांग और जियो अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। अमू का दिल पूरी तरह टूट जाता है, पर वो खुद को समझाती है कि यही सही है। दादाजी वापस आ गए हैं और जियांग को अब आगे बढ़ना चाहिए। अगले दिन जब जियांग की आंख खुलती है तो उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, अमू। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर दादी उसे रोकती हैं। जियो बताती है कि अमू आज छुट्टी पर है। जियांग अपनी गिरती हुई सेहत की परवाह किए बिना चिल्लाता है, दादी, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो उसे बार बार कॉल करता है, पर अमू फोन नहीं उठाती। उधर अनाथालय में लूजेंग ने अमू के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। जैसे ही अमू बच्चों से मिलकर बाहर निकलती है, लूजेंग फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो कहता है, अमू, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। अमू उससे मना कर देती है, पर लूजेंग हार नहीं मानता। वो कहता है कि तुम्हारे दिल में जो शख्स है वो किसी और से सगाई कर चुका है, वो तुम्हारी तरफ के लायक नहीं है। तभी वहां एंट्री होती है हमारे ऑब्सेसिव सीईओ की। जियांग वहां पहुंचता है और बिना कुछ कहे, बिना लूझेंग की परवाह किए, अमू का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है। यहां हमें वही सीन देखने को मिलता है जो इस ड्रामे की शुरुआत में था। जियांग अमू को घसीटते हुए कार तक लाता है और अपनी टाई से उसके हाथ बांध देता है। अमू चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हूं, तुमने मुझे पागल कर दिया है। तभी वो जुनून से भरा इंसान अमू के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो कहता है, अमू, मुझे अब जियांग परिवार की इज्जत की फिक्र नहीं, मुझे बस तुम चाहिए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो अपनी जेब से वही अंगूठी निकालता है जिसे वो 5 साल पहले पहनाने वाला था। वो कहता है, ये अंगूठी 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमू अपना दर्द छुपाते हुए फिर से झूठ बोलती है कि उसने उसे 5 साल पहले इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। अमू, अब और झूठ मत बोलो, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। हम पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। पर अमू कहती है, जियांग, हम 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अब जब तुम्हारे पास मिस जियो है तो तुम्हारी ये अंगूठी और ये वादे भी उन्हीं से करने चाहिए। जियांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि जियो के साथ उसका रिश्ता क्या था, पर अमू उसे बीच में ही काट देती है। वो कहती है, जो कुछ भी था उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे रिश्ते को 5 साल हो गए हैं। हमें अब आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। जियांग हार मानकर पूछता है, अमू, तुम हमेशा मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करती हो? ठीक है, तुमने कहा आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं ये बात स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इंतजार करूंगा।
उस दिन का जब तुम अपने दिल के सारे बोझ उतार कर खुद मेरे पास आओगी। वो उसके हाथ खोल देता है और चुपचाप उसे घर छोड़ने के लिए कार में बैठ जाता है। अगले दिन ऑफिस में जियो गुस्से में जियांग के केबिन में आती है और उसके सामने सगाई कैंसिल होने की न्यूज़ हेडलाइंस फेंकती है। वो चिल्लाकर पूछती है, क्या तुम सच में ये सगाई तोड़ रहे हो? जियांग ही शांति से जवाब देता है, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर अपनी सगाई का सौदा करके नहीं। जियो को यकीन नहीं होता कि प्यार की खातिर जियांग इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। इधर अमू भी अपने फोन पर ये न्यूज़ देखकर दंग रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर जियांग ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। रात को जियांग उसे घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बुलाता है। कार के अंदर का माहौल बहुत भारी होता है। जियांग अचानक अमू को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करता है। अमू घबराकर उसे पीछे धकेलती है और पूछती है, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? जियांग उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या अब मैं तुम्हें फिर से परस्यू कर सकता हूँ? जब अमू फिर से लूजेंग का बहाना बनाती है तो जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हो? मुझे पहली मुलाकात में ही शक हो गया था। अमू शॉक्ड हो जाती है कि जियांग उसकी हर चाल को पहले से ही जानता था। वो फिलहाल उसके सवाल का जवाब नहीं देती, बस कहती है, मिस्टर जियांग, रात हो गई, हमें अब घर चलना चाहिए। उसी रात रुई अमू को एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है और बिना एक पल घुंघवाए अगली सुबह वो निकल पड़ती है अपना रजिस्ट्रेशन कराने। वहां उसके कॉलेज की पुरानी लड़कियां उसे बुली करना शुरू कर देती हैं। क्या ये वही शेनवू नहीं है जिसने पैसों के लिए अपने मरते हुए बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था? ऐसी कैरेक्टर वाली लड़की इस कंपटीशन के लायक कैसे हो सकती है? अमू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेइज्जती सह रही होती है। तभी वहां हमारे हीरो की एंट्री होती है। जियांग वहां आकर उन सबको फटकार लगाता है और कहता है, क्या अब डांस कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन गॉसिप की जगह बन गया है? जियांग अमू के करीब आता है और बड़े प्यार से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अमू हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था। ऑर्गेनाइजर तुरंत उन लड़कियों को धमकी देता है कि दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो लड़कियां डर के मारे गिड़गिड़ाने लगती हैं। आई एम सॉरी शेनवू, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बाद में जियांग पूछता है, क्या तुम वाकई डांस करना चाहती हो? अमू कहती है, हाँ, स्टेज पर खड़ा होना मेरा सपना है। वो जियांग को बताती है कि वो कंपनी से इस्तीफा देने वाली थी ताकि कंपटीशन पर ध्यान दे सके, पर जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वादा करो कि तुम इस कंपटीशन को जीतने में अपनी जी जान से मेहनत करोगी। रात को ही मैंशन में एक बार फिर से कोहराम मचता है। दादाजी जियांग पर चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? एक मामूली लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा दिया और अब उसके लिए डांस कंपटीशन स्पॉन्सर कर रहे हो? दादाजी उसे गोल्ड डिगर कहकर बुलाते हैं, पर जियांग अब और बर्दाश्त नहीं करता। दादाजी, मैं बिजनेस के मामलों में आपकी सुन सकता हूं, पर शेनवू मेरी बॉटम लाइन है। मैं उसे अब और खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वो साफ कर देता है कि अब कोई भी ताकत उसे अमू से अलग नहीं कर सकती। बाद में असिस्टेंट जियांग को बताता है कि अमू अपने डांस कंपटीशन के लिए एक स्टूडियो ढूंढ रही है। वो अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि अपनी कंपनी का स्टूडियो उससे बहुत ही कम दाम पर किराए पर दे दो, लेकिन अमू को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब जियांग ने किया है। अगले दिन जब अमू उस स्टूडियो पहुंचती है तो वो उसे जियांग ग्रुप का समझकर मना कर देती है, पर वहां का मालिक झूठ बोल देता है कि इसे अब किसी और ने खरीद लिया है। ये सुन अमू फाइनली उसे रेंट पर लेने के लिए मान जाती है। तभी प्रैक्टिस के दौरान लूजेंग अमू से मिलने पहुंचता है। वो उसके घुटने पर मलहम लगाते हुए बड़े प्यार से कहता है कि अमू, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। क्या हम कम से कम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? तभी वहां जियांग लंच लेकर पहुंच जाता है। लूजेंग अपने भाई को चिढ़ाते हुए कहता है कि भाई, तुम एक बहुत ही अनफेयर बॉस हो। तुम अपने एम्प्लॉई की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हो। जियांग चुपचाप चिकन सूप अमू को देता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहकर वहां से चला जाता है। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ जाता है। लूजेंग और रुई वहां अमू को सपोर्ट करने पहुंचते हैं। जियांग भी पास में ही मीटिंग होने का बहाना बनाकर उसे सपोर्ट करने पहुंच जाता है। रुई ने अमू के लिए एक बहुत ही खास ड्रेस चुनी होती है, पर जैसे ही वो ग्रीन रूम में पहुंचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं।
अमू की परफॉर्मेंस ड्रेस को किसी ने बेरहमी से टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया होता है। रुई गुस्से से पागल हो जाती है और अमू पूरी तरह टूट जाती है। वो हार मानकर कहती है कि शायद मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था, मैं अपना नाम वापस लेती हूँ। तभी वहां जियांग की एंट्री होती है। वो अम्मू की आंखों में आंखें डालकर कहता है, शेनवू, जिस लड़की को मैं जानता हूं वो अपने सपनों के लिए लड़ना जानती है, हार मानना नहीं। वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें वही सफ़ेद ड्रेस होती है जो जियांग ने 5 साल पहले उसके ग्रेजुएशन के लिए छुपाकर खरीदी थी, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। जियांग की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहता है, 5 साल पहले मैं तुम्हें इस ड्रेस में स्टेज पर नहीं देख पाया, पर आज मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े मंच पर देखना चाहता हूँ। अमू ड्रेस पहनकर तैयार होने चली जाती है। तभी लू झिंग को शक होता है और वो जियांग से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। जियांग सच उगल देता है कि अमू ही उसकी वो पहली मोहब्बत है जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। ये सुनकर लू झिंग का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जियांग को एक जोरदार मुक्का मारता है। वो कहता है, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम जानते थे कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जियांग चुपचाप सब सह लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसने सबको अंधेरे में रखा था। तभी स्टेज पर अमू की एंट्री होती है। वो उस ड्रेस में किसी अप्सरा की तरह लग रही होती है। जैसे ही म्यूजिक बजता है, अमू के एक एक डांस मूव्स देखकर हॉल में बैठा हर शख्स दंग रह जाता है। जियांग की नजरें उस पर से हटती ही नहीं। वो सोचता है कि आज मेरी अमू सबसे ज्यादा चमक रही है। नतीजों का वक्त आता है और अनाउंसमेंट होती है। साल 2025 नेशनल डांस कंपटीशन की विनर हैं मिस शेन वू। अमू की आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। कंपटीशन के बाद वो जियांग के पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जियांग बड़े प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए कहता है, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुम इसी जीत की हकदार थी। 5 साल पहले मैं तुम्हें इसमें नहीं देख पाया, पर आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। तभी रुई उससे गले लगा लेती है और सब जश्न मनाने के लिए डिनर पर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यहाँ जियांग और लू झेंग बच्चों की तरह एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं कि अमू का ख्याल कौन ज्यादा रखेगा। अमू इन दोनों की खींचतान से तंग आ जाती है और कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जैसे ही वो खड़ी होती है, दोनों भाई भी उसके पीछे जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। रुआई उन्हें टोकते हुए कहती है, आप दोनों जेंटलमैन अपनी नजरें एक दूसरे से हटाइए, अमू वॉशरूम जा रही है, चांद पर नहीं। जब अमू वहां नहीं होती तो रुई की जुबान फिसल जाती है और वो लू झेंग से पूछ बैठती है, क्या तुम दोनों सिर्फ नाटक नहीं कर रहे थे? रुई को एहसास होता है कि जियांग भी वहां है, पर जियांग बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। रुई समझ जाती है कि जियांग को ये फेक गर्लफ्रेंड वाला सच पहले से पता था। जियांग लू झेंग को समझाता है कि दादी को भी सब पता है, इसलिए ये खेल बंद करो और कोई ऐसी लड़की ढूंढो जिसे तुम सच में पसंद करो। लू झेंग जिद पर अड़ जाता है कि वो अमू को पसंद करता है। तभी जियांग एक बड़ा दांव खेलता है और लू झेंग से कहता है, चलो एक शर्त लगाते हैं कि अमू किसके साथ जाएगी। जो हार गया वो खुद पीछे हट जाएगा और अमू को कभी परेशान नहीं करेगा। अमू वापस आती है और सब उसे जीत की बधाई देते हैं। डिनर के बाद लू झेंग उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, पर तभी हमारा मास्टरमाइंड जियांग नशे में होने का इतना जबरदस्त नाटक करता है कि वो लड़खड़ाकर सीधे अमू की बाहों में गिर जाता है। वो मासूमियत से कहता है, अमू क्या तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दोगी? बेचारी अमू उसे मना नहीं कर पाती और लू झेंग हार मानकर वहीं खड़ा रह जाता है। कार में जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, अमू उसे अपना नाटक बंद करने को कहती है। जियांग की आवाज में एक अलग ही भारीपन आ जाता है। वो कहता है, अमू मुझे सारा सच पता चल गया है। मुझे पता है कि 5 साल पहले मेरे दादाजी ने तुम्हें मुझे छोड़ने पर मजबूर किया था। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहता है, मैंने तुम्हें जलील किया, तुम्हें चोट पहुंचाई, जबकि तुम इन 5 सालों में अकेले सब सहती रही। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अमू रोते हुए पूछती है, अगर बता भी देती तो क्या हम वापस लौट पाते? हमारे बीच हैसियत का बड़ा फासला है और तुम्हारे दादाजी कभी नहीं मानेंगे। जियांग उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर वो अनाथालय और दादाजी की धमकी न होती तो क्या तुम तब भी मुझे छोड़ती? अमू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सिसकते हुए अपना दिल खोल कर रख देती है। मेरे पास कभी कोई चॉइस नहीं थी जियांग।
मेरी दुनिया में तुम्हारे अलावा और कुछ था ही नहीं। जियांग कहता है, मैं तुम्हारा हूँ, पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। कोई ताकत हमें अब अलग नहीं कर सकती। और इसी के साथ अमू और जियांग अपने नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक सुकून भरी सुबह से उनके दिन की शुरुआत हुई ही थी कि तभी जियांग को असिस्टेंट से खबर मिलती है कि अमू की ड्रेस किसने खराब करवाई थी। जियांग अमू को लेकर जियांग मैंशन पहुंचा। दादाजी अभी भी अपनी बड़ी जिद पर अरे हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? जियांग दहाड़ते हुए पूछता है, ड्रेस आपने खराब की थी ना? हाँ। तो क्या तुम अपने दादाजी से हिसाब मांगोगे? तभी अमू आगे बढ़कर कहती है, दादाजी, मैं उस पैसे के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी दादी और बच्चों को बचाने के लिए दिए थे। आज मैं वो सारा पैसा आपको लौटाने आई हूँ। जियांग अपनी आखिरी चेतावनी देता है, अगर आप हमें अलग करने की कोशिश करेंगे तो मैं जियांग खानदान और ये जायदाद आज ही छोड़ दूंगा। दादाजी सन्न रह जाते हैं। आखिरकार दादी बीच में आती हैं और जियांग का साथ देते हुए दादाजी को चुप करा देती हैं। घर लौटते वक्त लू झेंग उनसे मिलता है। वो अमू से कहता है, अमू, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो जियांग की तरफ मुँह धकर उसे वार्न करता है, अगर आपने इसे फिर से दुख दिया तो मैं इसे आपसे छीन लूंगा भाई। जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, वो मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। घर पहुंचकर जियांग अमू को अपनी बाहों में भर लेता है। वो धीरे से पूछता है, क्या मैं उन 5 सालों के दर्द की भरपाई कर सकता हूँ? अमू बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाती है और जियांग उसे उठाकर बेडरूम ले जाता है, जहां उनकी मोहब्बत एक नई शुरुआत करती है। अगले दिन दोनों ढेर सारे तोहफे लेकर अनाथालय पहुंचते हैं। बच्चे और दादी उन्हें साथ देखकर फूले नहीं समाते। तभी रुई चुपके से अमू को बाहर ले जाती है। अमू के होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि जियांग ने अनाथालय के आंगन में ही उसके लिए एक शानदार डांस स्टेज तैयार करवाया है। जियांग कहता है, मुझे पता है तुम्हारे सपनों में हमेशा ये बच्चे और ये जगह रहती है। अमू, जाओ, आज पूरी दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारा अपना परिवार तुम्हें नाचते हुए देखना चाहता है। अमू उन बच्चों और अपनी दादी के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डांस करती है। परफॉर्मेंस के बाद जियांग फूलों का गुलदस्ता लेकर स्टेज पर चढ़ता है और सबके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहता है, अमू, 5 साल पहले तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें वो खुशियां देने में बिताऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और वो हाँ कह देती है। जियांग उसे वो अंगूठी पहनाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी दिलचस्प ड्रामों की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाती रहूं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न